हेलो डियर स्टूडेंट्स, नवांकुर के डिजी लेसन्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 5 गणित में पाठ 4 हिस्से और पूरे के आगे के कुछ और प्रश्नों को हल करेंगे। आज हम सबसे पहले भिन्न के बारे में बात करेंगे। भिन्न एक ऐसी संख्या है जो किसी संपूर्ण चीज़ के मतलब पूरी चीज़ के भागों को निरूपित या प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे कि हमारे पास एक चॉकलेट है, उसके अगर हम 4 हिस्से करें और 4 हिस्से में से एक हिस्सा किसी को दे दें तो वो हिस्सा चॉकलेट का 1/4 हिस्सा कहलाएगा और 4 हिस्सों में से 3 हिस्से हमारे पास बचेंगे तो बचा हुआ भाग चॉकलेट का 3/4 हिस्सा कहलाएगा। जब हम वस्तुओं या संख्याओं को इस तरह से हिस्सों में अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं तो उन्हें हम भिन्न कहते हैं। भिन्न में जैसे 3/4, 1/2, 5/6 इस तरह की संख्याओं को हम भिन्न कहते हैं। इन संख्याओं में ऊपर वाली संख्या को हम अंश कहते हैं और नीचे लिखी हुई संख्या को हम हर कहते हैं। भिन्न 3 प्रकार की होती हैं। पहली समभिन्न, दूसरी विषम भिन्न, तीसरी मिश्र भिन्न। तो आइए अब हम भिन्न के प्रकार के बारे में जानते हैं। यदि किसी भिन्न में अंश हर से छोटा होता है तो इस प्रकार की भिन्न को समभिन्न कहते हैं। जैसे 3/7 भिन्न में अंश 3 है और हर 4 है, तो 3/7 में अंश हर से छोटा है, इसलिए इसे हम समभिन्न कहेंगे। दूसरा है, यदि किसी भिन्न में अंश हर से बड़ा या बराबर होता है तो इस प्रकार की भिन्न को हम विषम भिन्न कहते हैं। जैसे 8/5 में अंश 8 हर 5 से बड़ा है, इसलिए ये एक विषम भिन्न होगी। तीसरा है, यदि किसी भिन्न में अंश और हर के साथ पूर्णांक मतलब पूरा अंक लिखा होता है तो इस प्रकार की भिन्न को हम मिश्र भिन्न कहते हैं। जैसे 2 सही 1/4, यहाँ 1/4 के साथ एक पूरा अंक 2 लिखा हुआ है, इसलिए ये एक मिश्र भिन्न होगी। अब हम भिन्नों से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, भिन्न 11/7 कौन सी भिन्न होगी? समभिन्न, विषम भिन्न, मिश्र भिन्न या इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम भिन्न 11/7 को देखें तो इसका अंश हर से बड़ा है, इसलिए ये विषम भिन्न होगी। दूसरा, भिन्न 2 सही 3/4 है। समभिन्न, विषम भिन्न, मिश्र भिन्न या इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम इस भिन्न 2 सही 3/4 को देखें तो इसमें 3/4 के साथ एक पूर्णांक मतलब पूरा अंक 2 लिखा हुआ है, इसलिए ये मिश्र भिन्न होगी। भिन्न 8/5
9 है। समभिन्न, विषमभिन्न, मिश्र भिन्न या इनमें से कोई नहीं। तो 8/9 में अंश हर से छोटा है, इसलिए ये एक समभिन्न होगी। अगले क्वेश्चन में मिश्र भिन्न एक सही 3/5 का मान है। 3/5, 8/5, 4/5 या 9/5। तो जब भी हम मिश्र भिन्न का मान निकालना होता है तो हम अंश का मतलब 5 का गुणा 1 में करेंगे और 3 उसमें जोड़ देंगे और बटे में 5 का 5 लिख देंगे। जब हम 5 का 1 में गुणा करेंगे तो 5 आएगा और प्लस 3 को जोड़ने पर 8 आएगा और बटे में 5 का 5 लिख देंगे। इस तरह मिश्र भिन्न एक सही 3/5 का मान 8/5 होगा। इसको हम इस तरह से करके दिखा सकते हैं। पहले हमने 5 का 1 में गुणा किया और 3 को उसमें जोड़ा। 5 का 1 में गुणा करने पर 5 आएगा और 3 जोड़ेंगे और बटे में 5 का 5 लिखेंगे। 5 में जब हम 3 को जोड़ेंगे तो 8 मिलेगा और बटे में 5 का 5। इस तरह एक सही 3/5 का मान 8/5 होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं। 8 सही 3/4 का मान है। इसको करने के लिए भी हम 4 का गुणा 8 में करेंगे और 3 उसमें जोड़ देंगे। 8 का जब हम 4 में गुणा करेंगे तो 32 आएगा और उसमें हम जब 3 जोड़ेंगे तो हमें 35 मिलेगा और बटे में 4 का 4 रहेगा। इस तरह 8 सही 3/4 का मान 35/4 होगा। अब विषम भिन्न 9/7 का मान है। 9/7 का मतलब है 7 का भाग हमें 9 में देना है। तो विषम भिन्न 9/7 का मान पता करने के लिए हम 7 का भाग 9 में देते हैं। यहाँ हम 7 का भाग 9 में देंगे तो 7 का भाग 9 में एक बार जाएगा तो 7 एकम 7 आएगा। तो 9 के नीचे हमने 7 लिख दिया। 9 में से 7 को घटाने पर हमें 2 मिलेगा। अब 7 का भाग 2 में नहीं जाएगा तो 2 शेषफल हो जाएगा। अब 1 भागफल है, 2 शेषफल है, 9 भाज्य है और 7 भाजक है। इसको लिखने के लिए हम भागफल सही शेषफल बटे भाजक। भागफल 1 है, शेषफल 2 और बटे में भाजक 7। इस तरह 9/7 का मान एक सही 2/7 होगा। विषम भिन्न को जब भी हम बदलेंगे तो वो एक मिश्र भिन्न में बदल जाएगा। अगला है विषम भिन्न 20/3 का मान है। तो 20/3 का मान निकालने के लिए भी हम 3 का भाग 20 में देंगे। तो 3 का भाग 20 में देने के लिए 3 का पहाड़ा हम ऐसा पढ़ें कि 20 से ज़्यादा ना आए। तो 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ने पर 18 आएगा। तो हमने 20 के नीचे 18 को लिख दिया। 20 में से 18 को घटाने पर 2 बचेगा। अब 3 का भाग 2 में नहीं जाएगा इसलिए 2 शेषफल हो जाएगा। अब फिर से हम भागफल सही शेषफल बटे भाजक के रूप में जब इसको लिखेंगे तो 6 सही 2/3 इसका मान आ जाएगा। रामू ने
कुछ सब्जियां अपने दोस्तों को देने की सोची। उसने अबूबकर को 1/5 हिस्सा टमाटर और 1/3 हिस्सा आलू दिए। सृजा को 2/5 हिस्सा टमाटर और 3/6 हिस्सा आलू दिए। नैन्सी को बची हुई सब्जियां मिलीं, तो नैन्सी को कितने आलू और टमाटर मिले? तो सबसे पहले हम आलू और टमाटर की कुल संख्या पता करते हैं। आलूओं को अगर हम गिने तो आलूओं की कुल संख्या 18 है और टमाटर जो कि कुल 20 हैं। तो अब हमें 18 और 20 को लेकर इस क्वेश्चन को हल करना है। 18 आलू और 20 टमाटर। रामू के पास कुल आलू 18 और उसके पास कुल टमाटर 20। उसने अबूबकर को टमाटर दिए। अबूबकर को उसने टमाटर का 1/5 हिस्सा दिया। कुल टमाटर 20 हैं, तो हम 20 का 1/5 निकालेंगे। तो 20 का जब हम 1/5 निकालेंगे तो हमें 4 मिलेगा। इस तरह अबूबकर को उसने 4 टमाटर दिए। अब अबूबकर को आलू दिए 1/3 हिस्सा। तो कुल आलूओं की संख्या 18 है। 18 का अगर हम 1/3 निकालेंगे तो 18/3 मतलब 6 आएगा। इस तरह उसने अबूबकर को 6 आलू दिए। सृजा को टमाटर दिए बराबर 2/5 हिस्सा। कुल टमाटर 20 है और 2/5 हिस्सा उसने सृजा को दिया। तो 20 का 2/5 निकालेंगे तो 20 का 2/5 निकालने पर 40/5 मतलब 8 टमाटर उसने सृजा को दिए। अब सृजा को आलू दिए बराबर 3/6 हिस्सा। कुल आलूओं की संख्या 18 है। 18 का जब हम 3/6 निकालेंगे तो 18 तिया 54 और बटे में 6। 54 में जब हम 6 का भाग देंगे तो 9 आएगा। इस तरह उसने सृजा को 9 आलू दिए। अब हमें पता करना है कि नैन्सी को कितने टमाटर मिले। तो कुल टमाटर 20 थे और उसने अबूबकर को 4 टमाटर और सृजा को 8 टमाटर मतलब 4 और 8 को जोड़ेंगे तो 12 टमाटर उसने बांट दिए। तो 20 में से अगर हम 12 को घटाते हैं तो हमें 8 मिलेगा। इस तरह नैन्सी को 8 टमाटर मिलेंगे। अब नैन्सी को आलू मिले तो कुल आलू 18 हैं और उसने 6 आलू अबूबकर को दिए और 9 आलू सृजा को दिए। तो 6 + 9, 9 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 15। और कुल आलू 18 हैं। 18 में से अगर हम 15 को घटाते हैं तो 3 आएगा मतलब नैन्सी को 3 आलू मिले। अरुण का टाइम टेबल। अरुण दिन का 1/3 हिस्सा सोने में, दिन का 1/8 दिन का 8वां हिस्सा मतलब 1/8 हिस्सा खेलने में और 1/4 हिस्सा पढ़ने में लगाता है। तो और कामों के लिए वह दिन के कितने हिस्से का उपयोग करता है? तो हमें पता है कि एक दिन में कुल 24 घंटे होते हैं।
एक दिन में कुल घंटे 24, सोने के लिए लगा समय 1/3 हिस्सा, तो 24 का 1/3 निकालेंगे। का मतलब होता है गुणा, तो 24 गुणा 1/3। 24 में 1 का गुणा करने पर 24 आएगा और बटे में 3 आएगा। 24/3 मतलब 3 का भाग 24 में देना है, तो 3 का भाग 24 में देने पर 8 आएगा। इस तरह अरुण सोने के लिए 8 घंटे लगाता है। अब पढ़ने के लिए लगा समय 1/4 हिस्सा, तो 24 का 1/4 निकालने पर 6 घंटे आएगा। इस तरह वह पढ़ने के लिए 6 घंटे लगाता है। खेलने के लिए लगा समय 1/8 हिस्सा, तो 24 का 1/8 निकालने पर 3 घंटे आएगा। इस तरह वह खेलने के लिए 3 घंटे का उपयोग करता है। अब अन्य कामों के लिए लगा समय तो 8 घंटे सोने में लगाता है, 6 घंटे पढ़ने के लिए लगाता है और 3 घंटे खेलने में लगाता है। इस तरह 8 और 6 14 और 3 17 घंटे पढ़ने, खेलने और सोने में लगाता है। तो अन्य कामों के लिए कितने घंटे लगाता है, तो कुल घंटे 24 में से अगर हम 17 घंटे को घटाते हैं तो 7 घंटे अन्य कामों के लिए उपयोग करता है। नींद के बारे में एक मज़ेदार बात। क्या तुमने कुंभकर्ण का नाम सुना है? रावण का भाई। वह आधे साल तक सोने के लिए प्रसिद्ध है। ज़्यादातर लोग एक दिन में 8 घंटे सोते हैं, तो यह एक दिन का कौन सा हिस्सा है? तो सोने में लगा समय 8 घंटे और दिन में कुल घंटे होते हैं 24। तो अगर हम 8 में 8 का भाग दें तो 1 आएगा और 24 में 8 का भाग दें तो 3 आएगा। इस तरह ज़्यादातर लोग एक दिन का 1/3 हिस्सा सोने में लगाते हैं। 1/3। तो वे एक साल का कितना हिस्सा सोते हैं? तो एक साल में कुल 365 दिन होते हैं और एक दिन में वो 8 घंटे सोते हैं। तो 8 का गुणा 365 में अगर हम करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि वो एक साल में कितने घंटे सोता है। 8 का गुणा हम 5 में करेंगे तो 8 पंचे 40 की 0 हासिल का 4। अब 8 का गुणा हम दहाई के अंक 6 में करेंगे तो 8 छिंग 48 और 4 हासिल का जोड़ेंगे तो 52 का 2 और हासिल का आएगा 5। 8 का गुणा हम सैकड़े के अंक 3 में करेंगे तो 8 तिया 24 और हासिल के 5, 24 और 5 29। इस तरह 2920 घंटे एक साल में सोते हैं। एक 60 साल का व्यक्ति जरूर खालिस्तान साल सोया होगा। तो जैसा कि हमें पता है कि 1/3 हिस्सा सोने में लगाते हैं, तो 60 का 1/3 निकालेंगे तो 60 का 1 में जब गुणा करेंगे तो 60 आएगा और बटे में 3 का 3 आएगा।
3 का भाग जब हम 60 में देंगे तो हमें 20 मिलेगा। इस तरह 60 साल का व्यक्ति 20 साल सोया होगा। हिस्से से पूरे की ओर। यहाँ पर एक फूल की 1/5 पत्तियाँ दिखाई गई हैं। बाकी पत्तियों का चित्र बनाकर फूल को पूरा करो। तो जैसा कि हमें पता है कि 1/5 पत्तियाँ दिखाई गई हैं, मतलब फूल में कुल 5 पत्तियाँ होंगी। कुल हिस्सा हम नीचे लिखते हैं और जिसका हमें पता करना होता है उसको ऊपर लिखते हैं। इस तरह फूल में कुल 5 पत्तियाँ होंगी और चित्र में हमें 1 पत्ती दी है, तो हम 4 पत्तियाँ अगर और बना देते हैं तो फूल को हम पूरा कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ 1 2 3 4 5 पत्तियाँ हैं। इस तरह फूल का चित्र पूरा हो गया। चित्र में 1/3 ब्लेड दिखाई दे रहे हैं। बाकी ब्लेड चित्र को पूरा करें। बाकी ब्लेड बनाकर चित्र को पूरा करें। तो 1/3 का मतलब होता है 1/3। कुल 3 हिस्सों में से एक हिस्सा हमें दिया है, मतलब कुल 3 ब्लेडों में से एक ब्लेड बनाकर दी गई है। तो हमें 2 ब्लेड और बनाना पड़ेंगी, तब ये चित्र पूरा होगा। तो यहाँ हमने 2 ब्लेड और बनाकर इस चित्र को पूरा कर दिया। इसी तरह इस क्वेश्चन को आपको करके देखना है। रेलवे स्टेशन पर कृपया ध्यान दीजिए, बंगलौर से तिरुवनंतपुरम जाने वाली मंगलौर एक्सप्रेस आधे घंटे पीछे चल रही है। आधे घंटे पीछे चल रही है से मतलब आधा घंटा देरी से चल रही है। ओह, आज रेलगाड़ी देर से आ रही है। सही समय 6:45 बजे का है। 6:45 मतलब 6:45। ट्रेन के आने का सही समय 6:45 मतलब 6:45 है। तो रेल के आने का अनुमानित समय क्या होगा? तो यहाँ हमें पता है कि रेल के आने का सही समय 6:45 है और ट्रेन आधा घंटा मतलब 30 मिनट की देरी से चल रही है। तो अगर हम 6:45 में आधा घंटा मतलब 30 मिनट को जोड़ दें तो हमें पता चल जाएगा कि ट्रेन के आने का अनुमानित समय क्या होगा। तो 6:45 में अगर हम 15 मिनट जोड़ते हैं तो 7 बज जाएंगे और 15 मिनट और जोड़ते हैं तो 7:15 हो जाएंगे। इस तरह 6:45 में 30 मिनट जोड़ने पर 7:15 होंगे। तो ट्रेन के आने का अनुमानित समय 6:15 मतलब 7:15 होगा, मतलब ट्रेन 7:15 बजे आएगी। नाजिया इस स्टेशन से 2.5 घंटे बाद दूसरे स्टेशन पर उतरेगी। वह कितने बजे उतरेगी? तो नाजिया 7:15 पर जब ट्रेन आएगी उसमें बैठेगी और 2.5 घंटे बाद दूसरे स्टेशन पर उतरेगी। तो रेलगाड़ी के आने का समय 7:15 मतलब 7:15। दूसरे स्टेशन पहुंचने में लगा समय 2 सही 1/4
2 घंटे, मतलब 2 घंटे 30 मिनट। तो 7:15 में अगर हम 2 घंटे 30 मिनट को जोड़ते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि नाजिया दूसरे स्टेशन पर कितने बजे उतरेगी। तो 5 में हम 0 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 आएगा और 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। इस तरह 9:45 पर नाजिया दूसरे स्टेशन पर उतरेगी। साजी को इस रेल से एर्नाकुलम पहुंचने में 5 घंटे लगेंगे। वह कितने बजे एर्नाकुलम पहुंचेगा? रेलगाड़ी के आने का समय 7:15। एर्नाकुलम पहुंचने में लगा समय 5 घंटे। तो अगर हम 7:15 में 5 घंटे जोड़ते हैं तो हमें पता चलेगा कि वह एर्नाकुलम पहुंचेगा कितने बजे। तो 15 मिनट में 0 मिनट जोड़ेंगे तो 15 का 15, 5 का 5 और 1 का 1, और 7 में जब हम 5 को जोड़ेंगे तो 7 और 5 12। इस तरह साजी 12:15 पर एर्नाकुलम पहुंचेगा। कीर्ति की खरीदारी सूची। पीली सूची को देखो। तो ये पीली सूची है। 2 किलो टमाटर कितने के हैं? 1 किलो टमाटर 12 रुपए के हैं। तो 2 किलो टमाटर 12 दूनी 24 रुपए के होंगे। 1 किलो टमाटर 12 रुपए के, तो 2 किलो टमाटर 12 दूनी 24 रुपए के। अब टमाटर 12 रुपए किलो, तो आधा किलो टमाटर 12 का 1/2 का मतलब होता है गुणा। तो 12 गुणा 1/2 मतलब 12/2। 2 का भाग 12 में देंगे तो 6 रुपये आएगा। इस तरह आधा किलो टमाटर 6 रुपये के आएंगे। अब 2 किलो ढाई किरण को 2 सही 1/2 किलो टमाटर चाहिए, उसे वे कितने रुपए के मिलेंगे? तो 2 किलो टमाटर 24 रुपए के, आधा किलो टमाटर 6 रुपए के। तो इस तरह 24 और 6 30। इस किरण को 2 सही 1/2 किलो टमाटर 30 रुपए के मिलेंगे। जैसा कि यहाँ किया हुआ है। 2 किलो टमाटर 24 रुपए के, आधा किलो टमाटर 6 रुपए के, तो 24 और 6 30। तो 2 सही 1/2 किलो टमाटर 30 रुपए के मिलेंगे। अब आलू 10 रुपए किलो है, तो 3 सही 1/2 किलो आलू। तो 1 किलो आलू 10 रुपए के, तो 3 किलो आलू 10 गुणा 3 मतलब 30 रुपए के। और आधा किलो आलू मतलब 10 का 1/2, तो 10/2 मतलब 5 रुपये। और 30 + 5 बराबर 35। 3 सही 1/2 किलो आलू 35 रुपये के मिलेंगे। 1 सही 1/4 किलो गाजर कितने की मिलेगी? अगर गाजर 18 रुपये किलो है तो 1 किलो 18 गुणा 1 और 1/4 मतलब 18 गुणा 1/4। तो 18 का जब हम 1 में गुणा करेंगे तो 18 आएगा,
और 18 का जब हम 1/4 निकालेंगे तो 4.5 आएगा। 18 और 4.5 को जोड़ने पर 22.50 रुपये आएगा। इस तरह एक सही 1/4 किलो टमाटर 22 रुपये 50 पैसे के मिलेंगे। 4 सही 3/4 किलो लौकी कितने की मिलेगी? अगर लौकी 8 रुपये किलो है तो 1 किलो लौकी 8 रुपये की, तो 4 किलो लौकी 4 गुणा 8 मतलब 32 रुपये की। और 3/4 तो 8 का 3/4 निकालने पर हमें 6 मिलेगा। तो 32 और 6 मतलब 4 सही 3/4 किलो लौकी 38 रुपये की मिलेगी। कीर्ति के हाथ में खरीदारी सूची को देखें। उसे यह सब खरीदने के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे? टमाटर 2 सही 1/4 किलोग्राम, गाजर 3 सही 3/4 किलोग्राम और लौकी 1 सही 1/4 किलोग्राम। और टमाटर 12 रुपये किलो है, गाजर 18 रुपये किलो है और लौकी 8 रुपये किलो है। तो अगर हम टमाटर, लौकी और गाजर की कुल मात्रा का 1 किलो की कीमत में गुणा करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि इनकी कुल कीमत क्या होगी। जैसा कि यहाँ टमाटर 2 सही 1/4 किलो और 1 किलो टमाटर 12 रुपये के, तो 12 का 2 किलो निकालने के लिए 12 गुणा 2 और 12 का 1/4 किलो निकालने के लिए 12 का 1/4। 12 का 2 में गुणा करेंगे तो 24 आएगा और 12 का 1/3 निकालने पर 3 आएगा। 24 और 3 को जोड़ने पर 27 रुपये मतलब 2 सही 1/4 किलो टमाटर 27 रुपये के मिलेंगे। 3 सही 3/4 किलो गाजर और 1 किलो गाजर 18 रुपये की, तो 3 किलो गाजर 18 गुणा 3 और 3/4 किलो मतलब 18 का 3/4। तो 18 का 3 में गुणा करने पर 54 आएगा और 18 का 3/4 निकालने पर 13.5 आएगा। 54 और 13.5 को जोड़ने पर 67.5 आएगा। इस तरह 3 सही 3/4 किलो गाजर 67 रुपये 50 पैसे की होगी। लौकी 1 सही 1/2 किलो और 1 किलो 8 रुपये की आएगी। तो 8 गुणा 1 8 एकम 8 और 8 का 1/2 मतलब 8/2, तो 8/2 मतलब 2 का भाग 8 में 4 बार जाएगा, तो 8 का 1/2 4 आ जाएगा। 8 और 4 को जोड़ने पर 12 आएगा। तो लौकी 1 सही 1/2 किलो 12 रुपये की आएगी। अब 27 रुपये 67.5 रुपये और 12 रुपये को जोड़ने पर कुल 106.50 रुपये आएगा। तो कुल खर्च 106.50 रुपये मतलब 106 रुपये 50 पैसे होगा।